सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोडियम क्लासेस में। मेरा नाम है पवन केसरवानी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी जेईई सेकंड सेमेस्टर के मैथ के चैप्टर 13 आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल। साथियों, इससे पहले की वीडियोस में हम जान चुके हैं कि आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और उस पर आधारित कई सारे क्वेश्चन भी हमने किए हुए हैं। ये चैप्टर काफ़ी लंबा खींचा क्योंकि इसमें कई तरीके के क्वेश्चन थे, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन थे, इसलिए इसको कई पार्ट्स में मुझे बनाना पड़ा। एक साथ अगर मैं बना देता तो आप कंफ्यूज हो सकते थे कि ये क्वेश्चन कैसे किया गया है, ठीक है। लेकिन आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद हम शुरू करेंगे अगला चैप्टर। खैर, इस चैप्टर में जो भी अब क्वेश्चंस बचे हुए हैं, आज के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी डायनामिक है, काफ़ी मज़ेदार हैं। अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, कह रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो समय को ना गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि एक मैदान की लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। यदि इस मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई तो ज्ञात कीजिए कि इस मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा। क्या है, मैदान की लंबाई चौड़ाई दी है और बारिश कितने सेंटीमीटर हुई वो दिया है और पूछ रहा है कि कितने लीटर पानी गिरा, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है कि एक मैदान है, ठीक है, एक मैदान है जिसका 30 मीटर लंबाई है, ठीक है, और 15 मीटर क्या है, चौड़ाई। मैदान की लंबाई 30 मीटर है और मैदान की चौड़ाई 15 मीटर है। अब वर्षा कितनी हुई है, वर्षा कितनी हुई है, वर्षा बराबर 5 सेमी। तो पूछ रहा है कि कितना हमारा ये मैदान में कितना लीटर पानी गिरा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे लिखिए सॉल्यूशन, और जो चीज़ दिया है उसे पहले आप लिख लीजिए। यही करते आ रहे हैं हम लोग, जो प्रश्न में दिया रहे पहले आप उसे लिख लीजिए, फिर उसके आगे हल करते चले जाइए। तो दिया है मैदान की लंबाई बराबर, लंबाई कितना दिया है 30 मीटर, तो हमने लिखा मैदान की लंबाई बराबर 30 मीटर तथा मैदान की चौड़ाई बराबर 15 मीटर, तो हमने लिख दिया मैदान की चौड़ाई बराबर 15 मीटर तथा वर्षा बराबर कितना हुई है 5 सेमी, ठीक है। वर्षा कितनी हुई है 5 सेमी हुई है। अब चूंकि ये दोनों लंबाई चौड़ाई मीटर में है तो हम वर्षा को भी क्या करेंगे, मीटर में ही बदल लेंगे, क्योंकि मीटर का गुणा मीटर में ही होता है। मीटर का गुणा सेंटीमीटर में करेंगे तो हमको कन्वर्ट करने में काफ़ी दिक्कत होगा, इसलिए ये सेंटीमीटर में है तो इसे भी हम क्या करेंगे, मीटर में बदल लेंगे। ये है 5 सेंटीमीटर। चूँकि, अब ऐसे लिखिए, चूँकि 1 सेमी बराबर 1/100 मीटर, इसलिए 5 सेमी बराबर 5/100 मीटर, ठीक है, 5/100 मीटर। तो 5 1 के 5, 5 20 हम में 100, 1/20 आया। तो 1/20 को अगर आप हल करेंगे तो इधर आप देखिए 20 से 1 में भाग दे दीजिए, तो यहाँ दशमलव लगेगा, इधर 1 जीरो बढ़ेगा, फिर इधर 1 जीरो बढ़ाइए तो इधर 1 जीरो और बढ़ जाएगा, तो इधर आया 20, इधर हुआ 100, तो 20 पंजे 100, तो कितना आया 0.05 मीटर, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 0.05 मीटर, ठीक है। समझ में आया कैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर कैसे हुआ। देखिए आप 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेमी होता है ना। तब 1 सेमी बराबर क्या होगा, 1/100 मीटर ही तो होगा। ये इधर अगर 1 मीटर बराबर 100 सेमी है तो 1 सेमी बराबर 1/100 मीटर, कैसे, ये 100 इधर आ जाएगा, समझ में आया ना। तो 1 सेमी बराबर 1/100, तो अगर 1 सेमी बराबर 1/100 मीटर होता है तब 5 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 5/100 होगा। अरे 1/100 में 5 का गुणा हो जाएगा तो क्या आएगा, 5/100 आएगा। तो 5/100 है तो आप उसे मैंने पहले काट दिया, 5 1 के 5, 5 20 हम में 100, फिर 20 से 100 में भाग, 20 से 1 में भाग दे दिया, क्योंकि आया 1/20 आया था, तो मैंने 20 से 1 में भाग दे दिया। 1 में भाग जाएगा नहीं तो मैंने दशमलव लगाया, जब इधर दशमलव लगाया तो इधर 1 जीरो बढ़ गया, तब भी भाग नहीं जा रहा क्योंकि इधर 10 है, इधर 20 है, फिर मैंने 1 जीरो बढ़ाया, जब 1 जीरो बढ़ाया तो इधर भी 1 जीरो बढ़ गया, तब चला जाएगा 20 पंजे 100, तो आ गया 5, तो ये क्या आया 0.05 मीटर, ठीक है। तो ये आ गई वर्षा। अब
अब मैदान की या मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि मैंने क्या बताया है कि बारिश वाले क्वेश्चन में कोई भी आकृति दिया रहे, ये चाहे आयताकार मैदान रहे, वृत्ताकार मैदान रहे, वर्गाकार मैदान रहे, कैसा भी मैदान रहे, कैसा भी जमीन हो, कुछ भी हो, सबसे पहले उस मैदान या फिर जो भी दिया है एरिया, उसका हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल उसका हम निकाल लेंगे। ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे मैदान है तो हम मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसमें जितनी बारिश हुई है उसका हम गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर उस गुणे से जो आयतन आएगा उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे उस हिसाब से कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। फिर वो वाला मानक रख के, वो वाला मात्रक रख के हम क्या करेंगे? उसको कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए, मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है मैदान की? 30 मीटर, तो हम लंबाई की जगह पे लिखते हैं 30, गुणे चौड़ाई कितनी है? 15 मीटर, तो हम चौड़ाई की जगह पे लिखते हैं 15। तो 30 में 15 का गुणा हुआ तो कितना आया? 450 वर्ग मीटर। अरे आएगा ना, 15 तो यहाँ 45, एक जीरो था तो एक जीरो लगा दिया, तो 445 वर्ग मीटर। ये क्या आ गया? मैदान का क्षेत्रफल। ये यहाँ तक दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तब चलिए उसके आगे, तब कुल वर्षा बराबर, या कुल वर्षा लिखिए या फिर केवल वर्षा लिखिए, तब वर्षा बराबर मैदान का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है, मैदान का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ऊंचाई क्या है? यही जो वर्षा है ना, वही ऊंचाई है हमारी। ठीक है, ऊंचाई। अब कहेंगे सर ये वर्षा ऊंचाई कैसे हो गई? आप ही बताइए। ये जैसे है कुछ, ठीक है, इस पे पानी भरेगा, तो जब भरेगा तो यही तो ऊंचाई दिया है ना, 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई, यानी कि जमीन से लेके 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई, यानी कि 10 सेंटीमीटर तक पानी भरा। तो वही है, जो ये वर्षा हुई है ना, यही हमारी ऊंचाई होगी। ठीक है, और जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीन एक चीज का गुणा होता है तो वो क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। ठीक है, तब वर्षा बराबर मैदान का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यानी कि क्या है? ऊंचाई क्या है हमारी? वर्षा। ठीक है, अब मैदान का क्षेत्रफल कितना आया है हमारा? 450 वर्ग मीटर। 450 वर्ग मीटर, तो 450 गुणे ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई हमने कितना निकाला है? 0.05, 0.05। अब इसे हल कर लीजिए, इधर हल कर लीजिए। ठीक है, तो 0.05 में 450 का गुणा कर दीजिए। 0.05 में 450 का गुणा कर दीजिए। तो मैंने क्या बताया है? ऐसे इसको ऊपर लिख लिए तब ज़्यादा सही रहेगा। 450 और 0.05 मैंने क्या बताया? दशमलव को आप भूल जाइए, तो ऐसे दशमलव को भूल जाते हैं, हटा देते हैं। फिर 500 50 25, 5 चौका 20, 2 22, कितना आया? 22 50। और इधर कितने अंक पे दशमलव था? 0.05 था ना, 2 अंक पे दशमलव था, 1 2, तो 2 अंक पे दशमलव ऐसे लगा दीजिए। तो क्या आ गया यहाँ पे? 22.50 घन मीटर। ये इतनी हुई वर्षा, या फिर ये क्या कहेंगे इसको हम? आयतन। ये इतना आयतन आया। चूंकि, अब इसके आगे लिखिए, चूंकि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, इसलिए 22.50 घन मीटर बराबर 22.50 गुणे 1000। अब 22.50 में 1000 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 22,500 लीटर। ठीक है, यही इतनी बारिश हुई है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से समझाते हैं। क्या कह रहा था? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक मैदान की लंबाई 30 मीटर है तथा मैदान की चौड़ाई 15 मीटर है। यदि इस मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई तो बताइए कि इस मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा। तो हमने क्या किया? जो चीज़ दिया था उसको लिख लिया। दिया है मैदान की लंबाई बराबर 30 मीटर, तो हमने लिख लिया मैदान की लंबाई बराबर 30 मीटर, तथा मैदान की चौड़ाई बराबर 15 मीटर, तो हमने लिख लिया कि मैदान की चौड़ाई बराबर 15 मीटर। और तीसरा क्या दिया था? वर्षा, तथा वर्षा बराबर 5 सेंटीमीटर। और जो वर्षा हुई है वही तो ऊंचाई है। आखिर किसी भी तल पे पानी गिरेगा तो ऊंचाई में ही तो बढ़ता है ना।
जैसे 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई यानी कि 5 सेंटीमीटर, जमीन से 5 सेंटीमीटर पानी गिरा, उसके ऊपर ऐसे ऐसे पानी, ऊंचाई ही तो होती है एक तरीके से, जैसे कोई जमीन है समतल है उस पर जो भी बारिश होगी वो ऊंचाई ही तो होगी ना, तो उसे हम ऊंचाई में काउंट करते हैं, ठीक है। तथा वर्षा यानी कि ऊंचाई, ब्रैकेट में आप लिख लीजिए वर्षा, उसके आगे ब्रैकेट में ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। अब चूंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों मीटर में है, इसलिए हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर को भी मीटर में बदल लिया। चूंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, इसलिए 5 सेंटीमीटर बराबर 5/100 मीटर। अब 5/100 को हल करेंगे तो क्या आएगा, 0.05 मीटर, ठीक है। अब मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी है मैदान की 30, तो हमने लिखा 30, चौड़ाई कितनी है 15, तो हमने लिखा 15। 30 में 15 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 450। ये क्या आ गया, मैदान का क्षेत्रफल 450 वर्ग मीटर। अब मैदान के क्षेत्रफल में जितनी वर्षा हुई है यानी कि ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो टोटल आयतन आ जाएगा, ठीक है, आयतन आ जाएगा। तो हमने क्या किया, मैदान का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई यानी कि वर्षा, मैदान का क्षेत्रफल 450 था, गुणे ऊंचाई कितना हमने निकाला था 0.05, तो हमने 450 में 0.05 का गुणा किया तो क्या आ गया 22.50 घन मीटर। ये क्या आ गया, आयतन या फिर वर्षा की मात्रा। अब चूंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा था कि कुल कितने लीटर पानी गिरा, क्वेश्चन में हमसे लीटर में क्वेश्चन कर रहा था, तो हम उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो बारिश आई है 22.50 घन मीटर, जो हमने घन मीटर में निकाला है, उसको क्वेश्चन ने पूछा है कि भैया हमको लीटर में बताओ। तो घन मीटर को हम लीटर में जब बदलते हैं तो हम जानते हैं कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। इसे आप याद कर लीजिए। जैसे होता क्या है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, उसी तरीके से 1 घन मीटर में 1000 लीटर आता है, ठीक है। तो 1000 लीटर होता है। तो हम जानते हैं कि चूंकि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, इसलिए 22.50 घन मीटर बराबर 22.50 गुणे 1000। तो जब 22.50 में 1000 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 22,500 लीटर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आंसर, समझ में आया। चलिए देखिए, सिर्फ यही नहीं, कोई भी आकृति रहे, जैसे यहाँ पे 30/15 का है, कहीं कहीं आपको वृत्ताकार आकृति दे दिया कि चलिए कोई वृत्ताकार मैदान है, वर्गाकार मैदान है, अरे पंचभुज है, कुछ भी है, कोई भी आकृति हो, भैया आप सबसे पहले उस आकृति का क्षेत्रफल निकालिए। उस आकृति के क्षेत्रफल में जितनी बारिश हुई है यानी कि जितने सेंटीमीटर बारिश हुई है, उस बारिश का गुणा कर दीजिए तो आपका आ जाएगा आयतन, ठीक है। और उसको अगर लीटर, अब आयतन आ गया तो वही आंसर हुआ। अगर उसके आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नहीं हमको लीटर में बताइए, तो उस आयतन को हम क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि आयतन हमेशा घन मीटर में आता है। और जो घन मीटर में आपका आयतन आए रहेगा उसी में हम 1000 का गुणा कर देंगे तो वही क्या आ जाएगा हमारा लीटर, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन में यही आप लगाइए कि उस आकृति का क्षेत्रफल निकालिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैदान था तो मैदान का क्षेत्रफल निकाल लिया, और उस मैदान के क्षेत्रफल में जितनी हमारी वर्षा हुई है यानी कि जितनी बरसात हुई है, जितने सेंटीमीटर, वही हमारी ऊंचाई होती है। तो जितने सेंटीमीटर बरसात हुई है उसका हमने गुणा कर दिया, तो हमारा घन मीटर में आ गया कि इतनी बारिश, इतने घन मीटर बारिश हुई है। अब अगर लीटर में पूछ रहा है तो हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, तब 22.50 घन मीटर बराबर उसमें गुणा कर लिया तो आ गया 22,500, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हुआ खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको जानने से पहले, जब से मैं मिटा रहा हूं तब से अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो उसे तो पहले ही कर दीजिए, जिससे जो भी नई वीडियोस मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप उसे पढ़ सकें फ्री। देखिए क्या कह रहा है कि एक हॉल की लंबाई 22 मीटर तथा चौड़ाई 12 मीटर है। इसकी दीवारों के चारों ओर फर्श में 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है, तो संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल बताइए। क्या कह रहा है कि एक हॉल है जिसकी लंबाई 22 मीटर है, 22 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई उसकी कितनी दी हुई है 12 मीटर, ठीक है, चौड़ाई 12 मीटर है। ये क्या है, हॉल है, हॉल, एक हॉल है जिसकी लंबाई 12 मीटर तथा चौड़ाई कितनी है 22 मीटर। अब इसके दीवारों के चारों ओर फर्श में 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है। इसके चारों ओर जो है, दीवारों के चारों ओर फर्श संगमरमर वाला है, ठीक है, 2 मीटर चौड़ाई का है। ये क्या है 2 मीटर,
इधर भी 2 मीटर, ठीक है, इधर भी 2 मीटर, तो 2 मीटर चौड़ाई का जो है संगमरमर लगा है। देखिए एक हॉल है, हॉल में एक फर्श बना हुआ है, पूरा फर्श संगमरमर का नहीं है, केवल जो दीवारों के किनारे किनारे वाला फर्श है उसमें संगमरमर लगा है, बीच में कोई और चीज़ लगी हुई है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल बताइए, यानी कि हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये जो संगमरमर लगा हुआ फर्श है उसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने क्या किया, एकदम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, क्या है, दिया है, हम क्या करेंगे, उसमें क्या किए थे। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको अगर याद हो तो हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने पूरे भाग का क्षेत्रफल निकाला था जो भी बड़ा वाला है, उसके बाद उसके क्षेत्रफल में से जो बचा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल घटा दिया था। तो क्या हमें मिल गया था, जो सड़क या फिर जो ये चीज जो ये वाला भाग है उसका हमें क्षेत्रफल मिल गया था। उसमें सड़क था, इसमें क्या है, संगमरमर है। तो वही हम क्या करेंगे कि दिया क्या है कि हॉल की लंबाई बराबर 22 मीटर तथा हॉल की चौड़ाई बराबर, हॉल की चौड़ाई कितनी है, 12 मीटर, तथा तीन चीज दिया हुआ है तो हम तीनों चीज लिख लेते हैं, तथा दीवार के चारों ओर संगमरमर के फर्श की चौड़ाई बराबर कितनी है, 2 मीटर। तब हॉल का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, हॉल का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि हॉल जो है क्या है, आयताकार है। देखिए लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है तो वो क्या हो गया, आयताकार हो गया। और आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल तो यही होता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें लंबाई कितनी है, हॉल जो है आयताकार है तो हॉल की लंबाई कितनी है, 22 मीटर, तो हमने लिख लिया 22, गुणे हॉल की चौड़ाई कितनी है, 12 मीटर, तो हमने लिख लिया 12। तो 22 गुणे 12, तो 22 में 12 का गुणा कर दीजिए, तो 12 दूना 24 का 4, हासिल लगा 2, 12 दूना 24, 2 26, तो कितना है, 264 वर्ग मीटर। ये क्या आ गया, हॉल का क्षेत्रफल। तथा संगमरमर को छोड़कर बाकी फर्श की लंबाई बराबर कितना होगा। देखिए संगमरमर को अगर छोड़ दें तो बाकी फर्श की लंबाई कितनी होगी, 22 में से 2 मीटर इधर उधर से घट गया अगल बगल से, तो क्या हो जाएगा, 22 माइनस 2 और 2, 22 माइनस 2 यानी कि 22 में से 2 और 2 4 चला गया तो कितना बचा, 18 मीटर। ये क्या हुआ, संगमरमर को छोड़कर बाकी फर्श की लंबाई, यानी कि ये इसकी लंबाई है, कितनी है, 18 आई है। ये जो है ये कितना आया है, 18, ठीक है। अब तथा संगमरमर को छोड़कर बाकी फर्श की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई कितनी होगी, देखिए चौड़ाई टोटल कितनी है, 12 है, 12 में से संगमरमर वाला हटा देंगे 2 मीटर, तो 12 में से 2 और 2 घट जाएगा, तो क्या होगा, 12 माइनस 2 ऊपर नीचे से 2 और 2 घट जाएगा। देखिए तो ये कितना आ जाएगा, 12 में से 2 और 2 चला गया तो कितना बचा, 8, ये क्या आ गया, 8, ठीक है। बाकी बचा हुआ जो भाग है उसकी चौड़ाई कितनी आ गई, 12 में से 2 और 2 चला गया तो कितना बचा, 8 मीटर। अब हमको इसकी लंबाई चौड़ाई मालूम हो गई, मतलब जो बाकी बचा हुआ फर्श है उसकी लंबाई और चौड़ाई मालूम हो गई, तो हम क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तब बाकी बचे हुए फर्श का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 18 गुणे 8, लंबाई कितनी आई है 18 और चौड़ाई कितनी आई है 8, तो 18 गुणे 8 कितना आएगा, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144 वर्ग मीटर, ठीक है, 144 वर्ग मीटर। अब हमको क्या हो गया कि पूरे हॉल का क्षेत्रफल आ गया 264 वर्ग मीटर और बचे हुए जो भाग है उसका क्षेत्रफल आ गया 144 वर्ग मीटर। तब संगमरमर
लगे फर्श का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, हॉल का क्षेत्रफल माइनस बचे हुए फर्श का क्षेत्रफल। हॉल का क्षेत्रफल कितना है 264, तो 264 माइनस बचे हुए फर्श का क्षेत्रफल कितना आया है 144, तो 264 में 144 घटा दीजिए, 4 में से 4 गया बचा 0, 6 में से 4 गया बचा 2, 2 में से 1 गया बचा 1, यानी कि 120 वर्ग मीटर। ये क्या हुआ, संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आया। चलिए फिर से समझाते हैं। क्या है कि एक हॉल की लंबाई 22 मीटर तथा चौड़ाई 12 मीटर है। इसकी दीवारों के चारों ओर फर्श में 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है। तो इसकी दीवारों के चारों ओर फर्श में क्या हुआ है 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है। तो संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल बताइए, यानी कि ये जो भाग है ये जो भाग है इसी को हमको क्या करना था, इसी का क्षेत्रफल बताना था। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले पूरे हॉल का क्षेत्रफल निकाल लिया, उसमें से जो बचा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल निकाल लिया, बिना संगमरमर वाला जो भाग है उसका क्षेत्रफल घटा दिया। तो जब बड़े वाले में से, जब पूरे भाग में से बचे हुए भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो जो बचेगा यही तो बचेगा ना, फिर उसी का क्षेत्रफल बचेगा फर्श का ही, वो संगमरमर वाले फर्श का। तो हमने क्या किया कि दिया है हॉल की लंबाई बराबर 22 मीटर तथा हॉल की चौड़ाई बराबर 12 मीटर। ये 3 चीज दी हुई थी, 2 चीज ये और तथा ये तीसरी चीज क्या है, दीवार के चारों संगमरमर लगे फर्श की चौड़ाई 2 मीटर। तो 3 चीज दी हुई थी, तो हमने तीनों चीजों को लिख लिया। उसके बाद तब हॉल का क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि हमको हॉल का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो हॉल का क्षेत्रफल बराबर 22 गुणे 12 यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये फर्श क्या है, आयताकार है, ये जो हॉल है वो आयताकार है, इसलिए हम आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो हॉल का क्षेत्रफल बराबर 22 गुणे 12 तो कितना है 264 वर्ग मीटर, तथा संगमरमर को छोड़कर बाकी फर्श की लंबाई बराबर कितना आई, 22 में से 2 और 2 घटा देंगे तो कितना है 18, तथा और चौड़ाई कितनी आएगी बाकी बचे हुए फर्श की, 22 में से 2 और 2 12 में से 2 और 2 घटा देंगे यानी कि 8 मीटर। ये आ गई बाकी बचे हुए फर्श की चौड़ाई, यानी कि हमको इसकी लंबाई भी मालूम हो गई, इसकी चौड़ाई भी मालूम हो गई। तो क्या करेंगे, अब इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तब बाकी बचे हुए फर्श का क्षेत्रफल बराबर 18 गुणे 8 यानी कि 144 वर्ग मीटर। तब संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इसके क्षेत्रफल यानी कि ये पूरे फर्श के क्षेत्रफल में से ये बाकी बचे हुए फर्श का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो पूरे फर्श का क्षेत्रफल कितना था 264, तो 264 माइनस बचे हुए जो फर्श का क्षेत्रफल वो कितना निकाले हैं 144, तो 264 माइनस 144 तो कितना आ गया 120 वर्ग मीटर। यही क्या है, संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल। यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा तीसरा आंसर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन, कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का खर्च 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या होगा। क्या कह रहा है कि एक जो है आयताकार मैदान है, ठीक है, एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 60 मीटर तथा उसकी चौड़ाई कितनी बता रहा है, लंबाई है 80 मीटर, लंबाई है 80 मीटर और चौड़ाई कितनी है 60 मीटर। ठीक है, ये मैदान है, उसकी लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है। अब क्या कह रहा है कि उसके बीचों बीच यानी कि मैदान के बीचों बीच, यहाँ पे मैदान के बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ी सड़क है। क्या कह रहा है कि लंबाई के समांतर, यानी कि ये लंबाई है, इसके समांतर ऐसे सड़क जाएगी, तो लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ी सड़क है। ठीक है, ये क्या है 5 मीटर, ये हुआ लंबाई के समांतर, यानी कि ये जो है वो कितना है 5 मीटर। तो लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ी सड़क है और चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क है। चौड़ाई के समांतर यानी समांतर मैंने क्या बताया था, वो रेखाएं जिनमें अंतर समान होता है, यानी कि जिनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है, वो समांतर रेखाएं होती हैं। जैसे ये 2 रेखाएं समांतर हैं, लेकिन अगर रेखा एक ऐसी है एक थोड़ी और तिरछी है तो ये क्या होगी, समांतर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ और दूरी है, यहाँ पे कुछ और दूरी है। समांतर मतलब कि जहाँ पे दूरियां बराबर होती हैं, उन रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे देखिए लंबाई के समांतर था, तो ये सड़क क्या है लंबाई के समांतर, ये तो है ना, यहाँ भी जो दूरी है यहाँ भी दूरी बराबर है, यहाँ भी दूरी बराबर है। अब क्या कह रहा है,
तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाना है, यानी कि ऐसे सड़क, ऐसे ऐसे खड़ी खड़ी सड़क, तो ये क्या होगी 3 मीटर चौड़ी सड़क है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है 3 मीटर। ठीक है, ये जो है 3 मीटर है। तो लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का खर्च 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या होगा। यानी कि अगर 1 वर्ग मीटर बनाने का खर्च 15 रुपया आ रहा है, तब ये पूरी सड़क बनाने का खर्च कितना होगा, ये वाला मतलब ये और ये सड़क बनाने का खर्च क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे और उसके बाद उसका हम कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो सीधे से आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले मतलब इस सड़क का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस सड़क का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको इसकी लंबाई मालूम होनी चाहिए। लंबाई कितनी है, इतनी है जितनी ये मैदान है उतना ही सड़क है, तो यानी कि लंबाई कितनी आ गई 80 मीटर। सड़क की लंबाई कितनी आ गई 80 मीटर। और सड़क की चौड़ाई कितनी है 5 मीटर, 5 मीटर बता रहा है, तो सड़क की लंबाई 80 मीटर है और सड़क की चौड़ाई कितनी है 5 मीटर है। और दूसरी जो सड़क है ये वाली 3 मीटर वाली, इसकी लंबाई कितनी है 60 मीटर, यही तो इतना ही लंबा तो सड़क भी है, तो यानी कि इसकी लंबाई कितनी आ गई 60 मीटर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी आ गई, ऐसे लाइन मत खींचिए कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ठीक है, तो ये वाली जो सड़क है जो 3 मीटर चौड़ी सड़क है उसकी लंबाई हमको 60 मीटर आ गई है, और जो 5 मीटर चौड़ी सड़क है उसकी लंबाई हमको कितनी मालूम है 80 मीटर। तो चलिए ऐसे लिख लीजिए जो जो है। तब क्या करेंगे, दिया है, पहले जो दिया है उसे आप लिख लीजिए। दिया है मैदान की लंबाई बराबर 80 मीटर तथा मैदान की चौड़ाई बराबर कितना है 60 मीटर। तो मैदान की लंबाई बराबर 80 मीटर तथा मैदान की चौड़ाई बराबर 60 मीटर। तब मैदान की लंबाई के समांतर सड़क की लंबाई बराबर, मैदान के समांतर जो सड़क है उसकी लंबाई कितनी है 80 मीटर ही होगी, 80 मीटर, क्योंकि जितना लंबा मैदान है उतनी लंबी ही तो सड़क है। तथा मैदान की लंबाई के समांतर सड़क की चौड़ाई कितनी है, सड़क की चौड़ाई कितनी है, जो लंबाई के समांतर ये जो सड़क है इसकी चौड़ाई कितनी है 5 मीटर, तो हमने लिखा 5 मीटर। तब लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा 80 गुणे 5, 80 गुणे 5। अरे सड़क का क्षेत्रफल या फिर किसी भी चीज का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। सड़क आयताकार है तो इसकी क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 80, तो हमने लिखा 80 गुणे चौड़ाई कितनी निकाली है 5, तो हमने लिखा 5। तो 80 गुणे 5 यानी कि कितना होगा 400 वर्ग मीटर। ये हुआ लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल। तथा अब लिख लीजिए चौड़ाई के समांतर, तथा मैदान के चौड़ाई के समांतर सड़क की लंबाई बराबर, जो मैदान के चौड़ाई के समांतर है यानी कि ये वाली जो सड़क है उसकी लंबाई कितनी है 60 मीटर, क्योंकि ये भी उतना ही है, सड़क भी उतनी लंबी है 60 मीटर। तथा अब ये लिखना है मतलब मैदान की चौड़ाई के समांतर सड़क की चौड़ाई, अब इतना लिखने में टाइम जाता है इसलिए लाइन खींच दिया, चौड़ाई बराबर कितना है 3 मीटर, तो हमने लिखा 3 मीटर। तब चौड़ाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल बराबर, सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा इसका 60 गुणे 3। अरे लंबाई गुणे चौड़ाई तो 60 गुणे 3 यानी कि 180 वर्ग मीटर। ये आ गया चौड़ाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमें लंबाई के समांतर सड़क की क्षेत्रफल मिल गई 400 और चौड़ाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल मिल गया 180। अब क्या करना है, इन दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे और जोड़ के वही 15 का गुणा कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। लेकिन
उसको करने से पहले अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप देखेंगे कि जो ये वाला भाग है, ये वाला जो पार्ट है, ये 2 बार आया है। एक बार हमने लंबाई के समांतर वाले में भी इसको कैलकुलेट कर लिया है और एक बार इसको हमने चौड़ाई के समांतर वाले में भी कैलकुलेट कर लिया है। तो जब हमने 2 बार इसको कैलकुलेट कर लिया तो 2 बार तो गलत हो जाएगा ना भाई, एक ही बार तो सड़क बनेगी, ये चौराहा जो है एक ही बार तो बनता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल जो इन दोनों का क्षेत्रफल का योग आएगा उसमें से हम इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, ये बचे जो बीच वाला भाग है इसका हम क्षेत्रफल घटा देंगे, तब उसमें गुणा करेंगे, तब आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, तब तथा ऐसे लिखिए, तथा बीच के भाग की लंबाई बराबर कितना है, इसकी लंबाई कितनी होगी 5 मीटर, 5 मीटर, तथा बीच के भाग की चौड़ाई, चौड़ाई बराबर ये कितना होगा 3, 5/3 का ही तो है ना ये, 5/3 यानी कि 3 मीटर। अरे देखिए ना भाई, ये लंबाई इसकी 5 मीटर हुई और चौड़ाई इसकी 3 मीटर हुई इस बीच वाले भाग की। तथा तब या फिर तब बीच वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, बीच वाले भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 5 गुणे 3, 5 गुणे 3 कितना होता है 15 वर्ग मीटर। ठीक है, 15 वर्ग मीटर। अब इधर जगह नहीं है तो इसको क्या करते हैं, इधर हल कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे हल करते हैं। तब देखिए, तब कुल सड़क का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई के समांतर जो सड़क है उसका क्षेत्रफल प्लस चौड़ाई के समांतर जो सड़क गई है उसका क्षेत्रफल माइनस ये जो बीच वाले भाग का क्षेत्रफल है वही हमारा कुल सड़क का क्षेत्रफल होगा। यानी कि लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल कितना है 400, तो 400 प्लस चौड़ाई के समांतर क्या सड़क आई है उसका क्षेत्रफल क्या है 180, तो हमने लिखा 400 प्लस 180। अब ये जो बीच वाला भाग है उसका क्षेत्रफल कितना आया है 15, तो हमने माइनस 15 कर दिया, क्योंकि 15 को हमने 2 बार कैलकुलेट कर लिया था, एक बार लंबाई के समांतर निकालते समय, एक बार चौड़ाई के समांतर निकालते समय, 2 बार हमने कैलकुलेट कर लिया था, तो एक बार का हम इसमें घटा देंगे। ठीक है, तो 400 प्लस 180 माइनस 15, तो 400 में 180 जोड़ेंगे कितना आएगा 580, 580 माइनस 15 यानी कि 565 वर्ग मीटर। ये आया सड़क का कुल क्षेत्रफल, जो एक्चुअल क्षेत्रफल है सड़क का, ये इतना आ गया। अब चूंकि 1 वर्ग मीटर सड़क बनाने का खर्च बराबर, 1 वर्ग मीटर सड़क बनाने का खर्च बराबर 15 रुपये, तो 565 वर्ग मीटर सड़क बनाने का खर्च, तो 565 वर्ग मीटर सड़क बनाने का खर्च बराबर कितना होगा 565 गुणे 15। अब भाई 1 वर्ग मीटर सड़क बनाने का खर्च अगर 15 रुपया है तब 565 वर्ग मीटर सड़क बनाने का खर्च कितना होगा, 565 में 15 का गुणा कर देंगे, तो कर दीजिए। तो 15 पचे 75 के 5 हासिल लगे 7, 15 छक्का 90 और 7 97 के 7 हासिल लगे 9, 15 पचे 75 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 84, तो 8475 रुपये, ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, अतः सड़क बनाने का कुल खर्च 8475 रुपये होगा। ठीक है, समझ में आया? ये सवाल आपको लंबा लग रहा होगा जबकि है कुछ नहीं, आप देख लीजिए क्या कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। अब इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर सड़क गई है। क्या कह रहा है कि लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ी सड़क है, तो हमने कर दिया 5 मीटर चौड़ी सड़क लंबाई के समांतर बना दिया। समांतर मतलब उसकी एकदम
समांतर सीध में, तो उसके सीध में एकदम 5 मीटर चौड़ी सड़क लंबाई के, और चौड़ाई के समांतर यानी कि चौड़ाई के सीध में हमने क्या बनाया, 3 मीटर चौड़ी सड़क बना दिया। तो पूछ रहा है कि अगर 1 वर्ग मीटर सड़क बनाने का खर्च 15 रुपया है तो फिर पूरी सड़क बनाने का खर्च कितना होगा। तो हमने क्या किया, जो दिया है उसको पहले हमने लिख लिया। दिया क्या है कि मैदान की लंबाई बराबर 80 मीटर, तो हमने लिख लिया मैदान की लंबाई बराबर 80 मीटर, तथा मैदान की चौड़ाई बराबर 60 मीटर, तो हमने इसको लिख लिया। अब तब मैदान के लंबाई के समांतर सड़क की लंबाई कितनी आई, 80 मीटर। देखिए अगर ये मैदान की लंबाई इतनी है तो उसके समांतर जो सड़क है तो उसकी लंबाई कितनी है, पूरे सड़क की लंबाई कितनी है, 80 मीटर ही तो है। ये भी सड़क भी तो उतनी ही लंबी है, तो हमने लिख लिया कि सड़क की लंबाई बराबर क्या है, 80 मीटर, तथा सड़क की चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर। यही तो सड़क है ना, ये जो भाग है यही तो सड़क है ना। तो जो लंबाई के समांतर सड़क है उसकी चौड़ाई कितनी आ गई, 5 मीटर, और लंबाई 80 मीटर। तब जो लंबाई के समांतर ये वाली जो सड़क है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 80 × 5 यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 80 × 5 यानी कि 400 वर्ग मीटर। तथा मैदान के चौड़ाई के समांतर जो सड़क है उसकी लंबाई कितनी होगी, 60 होगी। देखिए यही तो लंबाई 60 ये भी है तो 60 ये भी है, तो इसकी लंबाई क्या होगी, ये वाली जो सड़क है, ये वाली जो सड़क है इसकी लंबाई कितनी होगी, 60, और चौड़ाई कितनी होगी, 3। तो हमने कर दिया कि मैदान की चौड़ाई के समांतर सड़क की लंबाई बराबर 60 मीटर, तथा मैदान की चौड़ाई के समांतर सड़क की चौड़ाई जो है वो कितनी है, 3 मीटर। तब मैदान की चौड़ाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, 60 × 3 यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 60 × 3 किया तो 180 वर्ग मीटर। ये आया इस सड़क का क्षेत्रफल। इस सड़क का क्षेत्रफल आया था 400 और इस सड़क का क्षेत्रफल आया 180। अब इन दोनों में हमने एक चीज नोटिस किया कि हमने ये वाला जो भाग है, ये जो बीच वाला भाग है, इसको हमने 2 बार कैलकुलेट कर लिया। एक बार लंबाई के समांतर सड़क बनाते समय कैलकुलेट कर लिया, एक बार चौड़ाई के समांतर सड़क बनाते समय कैलकुलेट कर लिया। तो हम क्या करेंगे, हमको कैलकुलेट तो एक ही बार करना चाहिए था, लेकिन हमने 2 बार कर लिया इस भाग को, ये भाग को। तो हमने क्या किया कि इस भाग का क्षेत्रफल पहले निकाल लिया। तो बीच वाले भाग की लंबाई कितनी आ गई, 5 मीटर। ये देखिए 5 मीटर चौड़ी सड़क, और चौड़ाई कितनी आ गई, 3 मीटर। तो 5/3 का था, तो हमने सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। तो 5/3 यानी कि 5 × 3, तो 5 × 3 यानी कि 15 वर्ग मीटर। अब क्या करेंगे, जो कुल सड़क का क्षेत्रफल आया यानी कि लंबाई के समांतर जो सड़क आई है प्लस जो चौड़ाई के समांतर सड़क आई है, उसमें से हम इस बीच वाले को जिसको डबल कैलकुलेट कर लिया था, 2 बार जिसका गणना कर लिया, तो उसको एक बार घटा देंगे तो हमारा कितना आ गया, 565 वर्ग मीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर सड़क बनाने का खर्च 15 रुपया है, तो जितना आया है कितना है, 565 वर्ग मीटर सड़क बनाने का खर्च कितना होगा, 565 × 15 यानी कि 8,475 रुपए, यानी हमारा आंसर हुआ। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अतः सड़क बनाने का कुल खर्च बराबर 8,475 रुपए। ये हुआ हमारा 3rd क्वेश्चन। अब आते हैं 4th क्वेश्चन पे, ये हुआ हमारा 4th क्वेश्चन। अब आते हैं 5th क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग कल से शुरू करेंगे अगला चैप्टर 14 यानी कि चैप्टर 14। चलिए क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए कि एक शंकु जो है वो 216 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक शंकु है वो 216 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसके आधार की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला गया है। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या बताइए। क्या कह रहा है कि एक शंकु है, शंकु ऐसा होता है ये, ठीक है, एक शंकु है ऐसे होता है ये त्रिभुज है, ये शंकु बन गया, ये हुआ शंकु। तो एक शंकु है, उसकी ऊंचाई 216 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई यानी कि ये जो है ये वाला जो भाग है ना, ये 216 है, 216। ये यहाँ से तब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है वो क्या है, 216 सेमी है। हाँ, और इसकी त्रिज्या जो है वो 16 सेंटीमीटर है। ये जो है ये वाला भाग, ये जो त्रिज्या है, ये गोला है। अब इसमें 3D में सही नहीं समझ में आ रहा है। ये जो है ना, ये क्या है, 16 सेंटीमीटर। ऊंचाई 216 है और जो त्रिज्या है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। इसे क्या करते हैं, इसे हम पिघला देते हैं और पिघला के हम लोग बना लेते हैं गोला। गोला यानी कि जो बॉल होता है ना, गेंद जो होती है ना, भरतू गेंद, तो उसे हम क्या करते हैं, इसको पिघला के हम गोला बना लेते हैं, गेंद एक बना लेते हैं। तो पूछ रहा है तो जो गोला बनेगा ना उसकी त्रिज्या बताइए। यानी कि जो गोला ऐसे बनेगा, गोला ऐसे बनेगा, उसकी हमें त्रिज्या बताइए। तो चलिए
करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, आप लोग पहले सबसे समझ लीजिए कि सबसे पहले हम इसका आयतन निकाल लेंगे। तो जो इसका आयतन होगा ना वही गोले के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि मैटर तो उतना ही है ना, जो समान हमारा था इसको पिघला के हम गोला, चौड़ा, वर्ग, आयत कुछ भी बना ले भाई, उसमें जो मैटर अंदर का भरा है, जो आयतन है वो तो उतना ही रहेगा। उसको हम पिचका के चौड़ा करके कुछ भी आकृति बना दें, जो उसमें समान है वो तो उतना ही है ना, वो तो घटा बढ़ा नहीं है। तो वही हम करेंगे कि इसका आयतन निकाल लेंगे, यानी कि इसके अंदर का मटेरियल निकाल लेंगे और उतना ही बराबर हम गोले के मटेरियल को बराबर कर देंगे, तो हमारा मान आ जाएगा। तब अब ऐसे लिखे सॉल्यूशन शंकु की ऊंचाई बराबर कितना है, 216 सेंटीमीटर, 216 सेमी, तथा शंकु की त्रिज्या बराबर, शंकु की त्रिज्या कितनी है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तब शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये शंकु का आयतन होता है। तब शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो चलिए जो जो चीज दिया उसको लिख लेते हैं। तो 1/3 गुणे पाई गुणे आर कितना दिया हुआ है, 16, तो 16 का स्क्वायर गुणे एच यानी कि ऊंचाई कितनी, एच यानी कि हाइट, एच क्या होता है, हाइट, HIGHT, हाइट, इसे ही हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई। ठीक है, तो एच कितना दिया हुआ है, 216, तो गुणे 216। देखिए पाई आर स्क्वायर एच था तो 1/3 था, तो 1/3 लिख लिए, गुणे पाई था तो पाई लिख लिए, आर हमारा कितना है, आर यानी कि त्रिज्या इसे बोलते हैं रेडियस, अंग्रेजी में बोलते हैं रेडियस, हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। तो आर हमारा था 16, तो हमने लिखा 16, उसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया, गुणे एच हमारा कितना था, 216, तो हमने लिख लिया 216। अब तथा अब इतना चीज हमें ये हो गया। उसके बाद हमें क्या कह रहा है, इसको गोले में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम पहले गोले का भी आयतन लिख लेते हैं। तथा गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमको सूत्र होता है, हमको याद करना पड़ेगा। ये दो फॉर्मूले हैं। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब चूंकि इसको पिघलाकर गोला बनाया गया है, इसलिए चूंकि लिख लीजिए, चूंकि शंकु को पिघलाकर गोला बनाया गया है, इसलिए शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। ठीक है, इसलिए शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। अब शंकु का आयतन कितना है, 1/3 पाई गुणे 16 का स्क्वायर गुणे 216। यही तो है ना, शंकु का आयतन कितना है, 1/3 गुणे पाई, और गुणे पाई लगा दीजिए, गुणे पाई गुणे 16 का स्क्वायर गुणे 216 बराबर गोले का आयतन हमने क्या निकाला है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई गुणे आर का घात 3। अब आप कहेंगे सर इसमें तो मान रख दिए हैं शंकु वाले में, गोले वाले में आपने मान कुछ रखा ही नहीं है, क्योंकि भैया गोले का तो हमको मालूम ही नहीं है कुछ, वही तो हमको मालूम करना है क्या है। अब देखिए बटे में 3 इधर है तो बटे में 3 इधर है, ये दोनों कट गए, पाई इधर है, पाई इधर है, पाई भी कट गए, बचा क्या, 16 का स्क्वायर गुणे 216 बराबर 4 आर का क्यूब, 4 गुणे आर का क्यूब। ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया था, पाई से पाई कैंसिल हो गया था, तो इधर क्या बचा था, 16 का स्क्वायर गुणे 216 बराबर इधर क्या बचा था, 4 और आर का क्यूब, आर की घात 3 यानी कि आर का क्यूब। अब 4 के 4 इधर कट गया और 4 में 216 काट दीजिए, या फिर डायरेक्ट
काट दीजिए, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे करिए, रुक के मैं बता रहा हूँ, आप ऐसे करिए 2 से 16, आप ऐसे करिए, इसको बटे में ले जाइए वरना आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो 16 का स्क्वायर गुणे 2 से 16 बटे 4 बराबर आर का क्यूब। ये इधर गुणे में था, इधर आ गया तो बटे में हो जाएगा, इतना तो आप जानते हैं ना। आप काट दीजिए, 4 1 के 4, 4 5 20, 4 चौका 16, तो इधर क्या आ गया 54। तो क्या आया 16 का स्क्वायर गुणे 54 बराबर आर की घात 3। अब 16 का स्क्वायर यानी कि 16 गुणे 54 बराबर आर की घात 3। 16 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 16 गुणे 16 और गुणे 54 बराबर आर का क्यूब। अब इस आर के क्यूब को ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्यूब को हटाने के लिए इधर भी क्यूब लगाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर क्यूब हटा क्यों रहेंगे, क्योंकि हमसे पूछ क्या रहा है कि गोले की त्रिज्या बताइए। त्रिज्या क्या होती है, जो त्रिज्या क्या होती है वही तो आर होती है ना, रेडियस त्रिज्या ही तो होती है। और यहाँ पे क्या दे रहा है, आर का क्यूब दे रहा है। हमको ज्ञात क्या करना है, केवल आर ज्ञात करना है। तो ये क्यूब को हटाने के लिए इस साइड में भी क्यूब लगाना पड़ेगा, क्योंकि लोहे को लोहा ही काटता है तो क्यूब को क्यूब ही काटेगा। तो अब इसे क्यूब में बदल दीजिए। तो इसका एकदम सरल सा चीज हम आपको बताते हैं, इसका एकदम सरल सा मेथड बताते हैं, जिस भी चीज को क्यूब में बदलना हो। अब इधर नीचे जगह नहीं है तो हम यहाँ बता देते हैं आपको, ठीक है। हमारे पास क्या क्या है, 16 गुणे 54 बराबर आर का क्यूब, ठीक है। इस आर के क्यूब को हटाने के लिए इस साइड में आर का क्यूब, मतलब इस साइड में भी क्यूब लाना पड़ेगा, घात 3 इस साइड में भी लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तोड़ लीजिए, क्योंकि गुणा करके फिर आप घनमूल निकालेंगे, बहुत दिक्कत होगा। आप सीधे सीधे इसको तोड़ लीजिए। 2 को तोड़िए, क्या आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। अरे देखिए ना, 16 का गुणनखंड करिए, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, क्या आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, यही तो आया ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 आया तो 4 बार 2 लिख लिया, गुणे 16 ये भी है तो इसमें भी 4 बार 2 आएगा, इसमें भी 4 बार 2 आएगा। अब 54 का भी गुणनखंड कर लीजिए, 54 का करिए, 2 से कटेगा, हाँ 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 से 14। अब ये 3 से कटेगा, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं 27, तो 3 3 9 27, 3 3 3 9, फिर 3 3 1 के 3, क्या आया 2 गुणे 3, इधर क्या आया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। 54 का गुणनखंड यही तो आया, तो हम क्या लिख लेते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब 3 3 का ग्रुप बना लेते हैं, एक ग्रुप ये हुआ, एक ग्रुप ये हुआ, एक ग्रुप ये हुआ और एक ग्रुप ये हुआ। तो क्या है, जो 3 बार आया उसे एक बार लिख लीजिए, ये एक ग्रुप का 2 गुणे दूसरे ग्रुप का 2 गुणे तीसरे ग्रुप का 2 गुणे चौथे ग्रुप में क्या है 3, तो गुणे 3। ये क्या आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 2 दूना 4 दूनी 8 त्रिक 24, क्या आ गया 24। तो ये 24 आया, यानी कि 16 गुणे 54 बराबर क्या आएगा 24 की घात 3। ये देखिए 3 3 का ग्रुप बना है, इसलिए हम यहाँ पे घात 3 लगा देंगे। आप यहाँ पे साफ साफ ले लीजिए, क्या होगा 24 की घात 3 बराबर आर का क्यूब। देखिए समझ में आया ना, कितने मस्त तरीके से हमने बनाया। इसको हमने क्यूब यानी कि घन मूल बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया, इसको तोड़ लिया, इसका गुणनखंड कर लिया। ये सरल तरीका आपको बता रहे हैं, इसका हमने गुणनखंड कर लिया, यानी कि ऐसे ऐसे गुणनखंड कर लिया। तो इसको तोड़ेंगे तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर ये भी 16, इसका भी यही आ गया। 54 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इनको कर लिया। उसके बाद 3 3 का ग्रुप बना लिया, 3 3 का ग्रुप बना लिया, तो 1 2 3 4 ग्रुप बने, यानी कि 3 बार 2 का बना तो 3 बार 2 कर लिए। और तीसरी बार हमारा चौथे बार हमको 3 का ग्रुप बना तो हमने 3 लिख लिया। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूना 4 दूनी 8 तिरिक 24। तो हमने क्या किया 24 का क्यूब, यानी कि ये क्या आएगा 24 का क्यूब। 24 की क्यूब मतलब 24 की घात 3। तो 24 की घात 3 बराबर आर की घात 3, तो घात 3 से घात 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, क्योंकि सारे मान क्या थे सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। अतः गोले की त्रिज्या बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया। काफ़ी लंबा क्लास चलाना, मज़ा आएगा। ये वाला देखिए लास्ट था, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब इसमें अगला पार्ट नहीं बनाएंगे, इसको आगे तक काफ़ी हमको खींचकर ले जाना है। आज थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी, चलेगी, लेकिन आज पूरा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। चलिए इसको समझा देते हैं एक बार फिर से। क्या था कि एक शंकु 216 सेंटीमीटर ऊंचा है, इसके आधार की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, इससे पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला गया है, तो गोले की त्रिज्या बताइए। क्या कह रहा था, एक शंकु है तो हमने शंकु बना लिया,
उसकी ऊंचाई 216 है तो हमने लिख लिया उसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 216, तो हमने 216 लिख लिया। तथा त्रिज्या कितनी है 16, तो हमने त्रिज्या 16 लिख ली। अब क्या कह रहा है कि इस जो शंकु था उसको पिघलाकर एक गोला बनाया गया। गोला यानी कि जो बॉल होता है गेंद, वो बनाया गया है। तो गोले की त्रिज्या बताइए। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे और गोले का आयतन से कंपेयर कर देंगे, बराबर कर देंगे, तो वही हमको त्रिज्या मालूम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी मटेरियल है, जो भी पिघलाया गया है, मटेरियल तो निकाला नहीं गया है कि कम ज़्यादा किया गया है, मटेरियल वही है, बस उसका आकार बदल दिए हैं। मटेरियल तो उतना ही है ना, तो आयतन यही मटेरियल होता है। ठीक है, आयतन जो होता है वो मटेरियल होता है, मटेरियल तो हमारा उतना ही है। तो इसका मटेरियल बराबर उस गोले का मटेरियल, वही सूत्र लगा देंगे। तो यानी कि इसका आयतन, शंकु का आयतन कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 गुणे पाई का पाई, आर हमारा कितना था, शंकु की त्रिज्या कितनी थी 16, तो 16 उसका स्क्वायर था, तो 16 का स्क्वायर गुणे एच कितना था, एच यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई कितनी थी 216, तो 1/3 पाई 16 का स्क्वायर गुणे 216, ये हो गया शंकु का आयतन। तथा गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यानी कि शंकु का मैटर बराबर गोले का मैटर, मैटर मतलब मटीरियल जो भी है, जो भी उसमें सामान भरा हुआ है, उसको बराबर कर देंगे। क्योंकि शंकु को पिघलाकर गोला बनाया गया है, इसलिए शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। मैंने आपको देसी भाषा में समझाया ना कि जो भी मैटर है उसमें मटेरियल तो निकाला नहीं गया है, उसी का आकार बदले हैं। जैसे मिट्टी का शंकु था, उसको बदल के गोला बना दिया गया है। मटेरियल तो वही, हमारा मिट्टी तो उतनी ही है। तो वही क्या किए कि शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। शंकु का आयतन हमने ये निकाला है, तो 1/3 पाई गुणे 16 का स्क्वायर गुणे 216 बराबर गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमने लिख लिया 4/3 पाई आर क्यूब। चूंकि गोले के बारे में कुछ मालूम नहीं था, तो वही सूत्र हम यहाँ पे रख दिए। अब 3 यहाँ था बटे में, 3 यहाँ भी था बटे में, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। पाई इधर था, पाई इधर था, तो पाई पाई कैंसिल हो गया। बचा क्या 16 का स्क्वायर गुणे 216 इधर बचा, इधर 4 गुणे आर का क्यूब। अब 4 इधर गुणे में था, इधर आया तो भाग में हो गया, तो 16 का स्क्वायर गुणे 216 बटे 4, तो 4 1 के 4, 4 को 216 से काटेंगे तो क्या आएगा 54, मतलब 4 से 216 को काटेंगे तो क्या आएगा 54 बराबर आर का क्यूब। अब आया क्या 16 गुणे अब आया क्या 16 का स्क्वायर गुणे 54 बराबर आर का क्यूब। 16 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 16 गुणे 16, तो 16 गुणे 16 गुणे 54 बराबर आर का क्यूब। अब हमको इधर आर का क्यूब मिल रहा है, जबकि हमको ज्ञात क्या करना है, केवल आर ज्ञात करना है। आर यानी कि पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, देखिए क्या कह रहा था कि हमको गोले की त्रिज्या बताइए। त्रिज्या जो होती है वो आर होती है, न कि आर क्यूब। आर क्यूब तो होती नहीं है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस आर क्यूब को, इस क्यूब को, इस घात 3 को हमको गायब करना पड़ेगा। तो इस घात 3 को गायब करने के लिए इस पक्ष में भी घात 3 लाना पड़ेगा, क्योंकि लोहे को लोहा ही काटता है, तो इसको हमको लाना पड़ेगा। तो लाने के लिए अब ये तरीका है भैया, इसका गुणा करो तीनों का, फिर उसके बाद उसका घनमूल निकालो। इससे अच्छा एकदम सरल तरीका होता है कि इन तीनों का गुणनखंड कर दीजिए। तो हमने गुणनखंड किया, 16 का गुणनखंड किया तो ये आया, तो उसको लिखा, फिर 16 था तो फिर इसको लिख दिया, और फिर 54 का गुणनखंड किया तो जो आया उसको लिख दिया, फिर 3 3 का ग्रुप बना लिया। क्यों? क्योंकि हमको घात 3 चाहिए, तो इसलिए हमने 3 3 का ग्रुप बनाया। अगर घात 2 चाहिए होती तो हम 2 2 का ग्रुप बनाते। इसमें जब हमने 3 3 का ग्रुप बना लिया तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आया, तो हमने इसको लिखा बराबर 24 आया, यानी कि 24 का क्यूब। ये 3 3 का ग्रुप बनाने के बाद जो है यानी कि 24 का क्यूब, तो आया 24 का क्यूब बराबर आर का क्यूब, यानी कि घात 3, तो घात 3 से घात 3 कट गया, तो आर बराबर 24 सेंटीमीटर। यही हुआ गोले की त्रिज्या और यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो आज चैप्टर 13 खत्म हो गया फाइनली। ओह थक गए भाई, चलो, लेकिन आप लोग मत थकना, ये जर्नी ऐसे ही चलती रहेगी एकदम मज़ेदार तरीके से। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो चलिए, बहुत जल्दी ही हम लोग प्रीवियस ईयर को करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में आप लोग क्या करना मैं बताता हूँ। मैं इंस्टाग्राम आईडी तो मेरी आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग लिख लीजिए, पवन केसरवानी 910। क्या है इंस्टाग्राम आईडी मेरी है पवन PAWANKESARWANI, पवन केसरवानी 910। ठीक है, ये हमारी है इंस्टाग्राम आईडी। आप इस पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसमें आप हमें क्वेरी जो रहेगी उसको हमें भेज देना, जब मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा, जब मैं पुराने पेपर्स को हल कराऊंगा तब, अभी नहीं। अभी मेरे पास थोड़ा सा व्यस्तता है, तब मैं देखूंगा उसको।
तो जब ये कराऊंगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके क्वेश्चंस पूछ लेना कि हाँ सर आपने जो आज वाला पेपर कराया उसमें ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, तो मैं वहाँ पे आंसर आपको कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि वो तो होगा, जैसे अभी देखिए अभी आप अगर दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं कहाँ से बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे इस चैप्टर का कराना है तो इसमें समस्या होगी। लेकिन जब मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूँगा तो प्रीवियस ईयर में तो सारे टाइप चैप्टर के होते हैं, तो आप उसमें कहीं से भी पूछ सकते हैं, मैं कहीं से भी आंसर करूँगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जाते जाते आपसे कह रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।